ऑलराइट। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के पार्ट से। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं 5.5 कोस्टल रीजन कंजर्वेशन। तो निधि मैम आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तो कोस्टल रीजन कंजर्वेशन में ये न्यूज़ में क्यों था? तो कैग ने अभी रिपोर्ट सबमिट की है। किसके रिगार्डिंग? तो कोस्टल इकोसिस्टम कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जितने भी स्टेप्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लिए हैं वो कितना सक्सेसफुल रहा है, इसका ऑडिट रिपोर्ट है। ये 2015 टू 20 तक का ऑडिट रिपोर्ट है। तो इसमें एक बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है कि कोस्टल जोन होते क्या हैं। तो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द लैंड एंड द सी विच comprises ऑफ कोस्टल लैंड, intertidal area, coastal ecosystems like rivers, estuaries, wetlands, beaches, etc. ठीक है, तो ये एक अच्छा डेफिनेशन है, इसे यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा कोस्टल वाटर्स जितने आते हैं या उसके इन एंड अराउंड जितने एरियाज हैं, जैसे मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, सी ग्रास, मड फ्लैट्स, वाटर लगून, सैंड ड्यून्स, ये सारी चीजें। ठीक है। हम्म, तो जैसे हमें पता है कि इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7,516 किलोमीटर्स, जिसमें मेन लैंड में आता है 5,422 किलोमीटर्स, और लक्षद्वीप कोस्ट का 132 है, अंडमान निकोबार का 1962 किलोमीटर्स है। 9 कोस्टल स्टेट्स हैं अपने यहाँ, जिसमें सबसे लंबा कोस्ट लाइन गुजरात का है और स्टेट्स में, और ओवरऑल देखा जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और सबसे स्मॉल जो सबसे छोटा कोस्ट लाइन है वो ओवरऑल देखा जाए तो दमन एंड दीव का है, और स्टेट्स में देखा जाए तो गोवा का है। ठीक है, 101 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है कोस्टल रीजन्स के कंजर्वेशन का? ये तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर हम देखें तो 14% जो नेशनल पॉपुलेशन है वो कोस्टल सिटीज में रिसाइड करती है, तो एक बहुत बड़ा शेयर है। तो इनके लाइवलीहुड और फिर बाकी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं, कोरल रीफ्स हैं, मैंग्रोव्स हैं, विंड एनर्जी हार्नेस किया जा सकता है इस रीजन से, तो इस वजह से कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। बाकी वेस्ट एफ्लुएंट एंड म्यूनिसिपल सीवेज ये डायरेक्टली सी में जाते हैं रिवर्स के थ्रू। और इंडस्ट्रीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कोस्टल रीजन। मैंग्रोव्स और सैंड ड्यून्स है, ये एक फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस का काम करते हैं अगेंस्ट सी वेव्स और सुनामी एंड साइक्लोनिक वेव्स। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कि ये एक बफर जोन होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का, और साथ ही साथ फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिक्स होती हैं। तो हमें पता है ऐसे ऐसे रीजन्स में जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो हाई होती है, और इस वजह से हाई प्रोडक्टिविटी होती है इस इकोसिस्टम की। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं जिसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है कोस्टल रीजन्स, और इसका कंजर्वेशन भी हमें हमारे लिए जरूरी है। तो ये कंजर्वेशन में क्या क्या है? तो दो नोडल मिनिस्ट्रीज हैं जो कोस्टल और ओशन एरियाज के रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करती हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफाइड किया गया है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है वो, और किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। ठीक है, इसके अंडर इम्प्लीमेंटेशन नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट करती है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस रिकग्नाइज किए गए हैं। जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और इसका काउंटर पार्ट है स्टेट पे, तो वो स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी होगी जो इसको इम्प्लीमेंट करेगी, और जितने भी अप्रूवल या कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस का जो वो क्लियरेंस होगा वो सर्टिफिकेट देगी स्टेट लेवल पे। ठीक है, मैकेनिज्म्स और क्या क्या हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर एक इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीजन होगा
नेशनल लेवल पे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करेगा, और इसके साथ एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होगी जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट के प्रपोजल को अप्रूव करेगी। तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट कौन से होंगे? ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका एक एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। तो इसमें दो तरह के कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का में डिवाइडेड है। कैटेगरी बी दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड है, B1 और B2। तो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स और कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैंडेटरी होता है, और B2 के लिए कैटेगरी EIA वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। और एक क्या इसका क्लासिफिकेशन है कि कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, इसको कैटेगरी ए को नेशनल लेवल पे अप्रेजल किया जाएगा, इसका अप्रेजल, और फिर बी वाला है वो स्टेट लेवल पे किया जाएगा। ठीक है। NCZMA ये देख लिए कि ये अपेक्स एजेंसी है कोस्टल रेगुलेशन को लेके, और ये सेंट्रल लेवल पे है, और इसी तरह SCZMA जो है वो स्टेट लेवल पे है। फिर अभी 2011 का जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है वो जो कैटेगराइजेशन किया जाता है उसको अभी रिसेंटली 2019 में मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफिकेशन बहुत कम है, लेकिन 2011 के बाद 2019 का नोटिफिकेशन आया है। ठीक है। तो सबसे पहले CRZ नोटिफिकेशन आया था 1991 में, और ये जो 2019 वाला है ये कमिटी थी शैलेश नायक। तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? तो CRZ1 की जो कैटेगरी है उसमें एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आता है, और दूसरा है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो नहीं है। तो पहली वाली जो कैटेगरी है CRZ1 में, तो उसमें कंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं है, कोई भी कंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं या फिर वो अलाउड होंगे, या फिर ट्रांस हार्बर सीलिंग, या फिर ऐसे रोड कंस्ट्रक्शंस। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनमें जो टाइडल फ्लो ऑफ वाटर है बिटवीन लो टाइड लाइन एंड हाई टाइड लाइन वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है। जो दूसरा है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो नहीं है उसके लिए, तो वहाँ एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस, बेसिक एम्यूनिटी जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल कंस्ट्रक्शन या डिसैलिनेशन प्लांट्स, जितने भी नॉन हजार्डस एक्टिविटीज हैं वो अलाउड होंगे। ये CRZ1 कैटेगरी है। CRZ2 कैटेगरी कौन सी है? तो एरिया अप टू शोर लाइन, जो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंडर आता है, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड है, वेल डेवलप्ड एरियाज हैं, टाउन सिटीज, ये सारे एरिया CRZ2 में आएंगे। ठीक है। और ये एरिया अप टू शोर लाइन, तो ये लैंड की तरफ से शोर लाइन तक। CRZ कैटेगरी 3 है, तो ये रूरल एरिया जो अंडर डेवलप्ड हैं। इसमें दो कैटेगरीज है, और 2011 से जो चेंज किया गया है 2019 में, वो इस कैटेगरी पे चेंज किया गया है। इसमें दो कैटेगरीज हैं, CRZ3(1) एंड CRZ3(B). ये पॉपुलेशन डेंसिटी के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो पहला है कि 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी जिसकी है, तो उस वाले एरिया के लिए ये एक नो डेवलपमेंट जोन होगा। तो हाई टाइड लाइन से 50 मीटर तक ये नो डेवलपमेंट जोन होगा। इसमें क्या चेंजेस लाए हैं 2011 से? तो पहले ये हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक था, जो अब इसे कम कर दिया गया है, 50 मीटर तक कर दिया गया है। हाई टाइड लाइन होता क्या है? तो स्प्रिंग टाइड के टाइम जो हाईएस्ट वाटर लाइन है उसका जो लैंड तक कितना पानी जा सकता है, हाईएस्ट वाटर लाइन का, उस एरिया को कहते हैं हाई टाइड लाइन। ठीक है। इसी तरह लो टाइड लाइन। दीप्ति मैम कुछ कह रहे थे क्या? ये डायग्राम पता नहीं मेरे पीडीएफ में मिसिंग है। वो मैंने पेस्ट किया मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके कूल।
इसी तरह लो टाइड लाइन क्या है, तो वो स्प्रिंग टाइड के टाइम जो लोएस्ट वाटर लाइन है वो लैंड तक कितनी दूर तक जाता है, वो लो टाइड लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया सीआरजेड 3-1 का, हाँ 3A का। और सेकंड है इसमें कैटेगराइजेशन, वो सीआरजेड 3B। तो इसमें रूरल एरियाज, ऐसे रूरल एरियाज जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर के नीचे है, तो ये नो डेवलपमेंट जोन होगा। और इसका ये एरिया कहाँ तक आएगा, तो हाई टाइड लाइन से 200 मीटर तक। इसके बाद आता है सीआरजेड कैटेगरी 4, तो ये एक्वेटिक एरियाज है ये। तो लो टाइड लाइन से टेरिटोरियल लिमिट तक आएगा। टेरिटोरियल लिमिट अपना कितना होता है, तो 12 नॉटिकल माइल होता है, जो कि अराउंड 22 किलोमीटर्स के अराउंड होगा। ठीक है, तो इसमें ट्रेडिशनल फिशिंग जो लोकल कम्युनिटीज की है वो अलाउड होंगी, लेकिन और उसके बाद जितने भी सीवेज डिस्चार्ज है और सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज है वो बिना ट्रीटमेंट के वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो ये पूरा सीआरजेड कैटेगराइजेशन है। और यहाँ तक किसी को ऐड करना है क्या? नहीं मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके, ठीक है। तो फिर तो अब देखते हैं कि फाइंडिंग्स क्या रही हैं रिपोर्ट की। तो जैसे पहले ही बोला कि 2015 से 20 का टाइमलाइन है ये, इस तक का ऑडिट रिपोर्ट है ये। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में तो फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को अभी तक परमानेंट बॉडी नहीं बनाया है, वो अभी भी एडहॉक बेसिस पे ही काम कर रही है। और क्योंकि एडहॉक बेसिस पे काम कर रही है तो इसका कोई फुल टाइम मेंबर नहीं है, तो इसको लेकर एम्बिगिटी है। तो रिकमेंडेशंस में यही है कि इस एम्बिगिटी को क्लियर किया जाए और बताया जाए कि ये एडहॉक ही रहने वाली है या परमानेंट रहने वाली है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस अंडर सीआरजेड नोटिफिकेशन, तो इसमें बोला गया है कि प्रोजेक्ट अप्रूव डिस्पाइट इन एडिक्वेसीज इन EIA like usage of outdated baseline data, non-evaluation of environmental impacts of the project। तो AIA अप्रूवल नहीं मिलने के बावजूद प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर दिया गया है और इसके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जो भी डेटा यूज किया गया है वो आउटडेटेड है। तो आउटडेटेड बेसलाइन डेटा क्या है, तो जिस टाइम पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है उस टाइम उस एरिया का इन्वायरमेंट स्टेटस क्या है, तो वो होता है बेसलाइन डेटा। ये फाइंडिंग्स में है। इसके लिए क्या रिकमेंडेशंस है, तो मिनिस्ट्री में इंश्योर दैट प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कैरी आउट इन डेप्थ इकोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट बिफोर ग्रांटिंग द क्लियरेंसेस। ठीक है, और इसका एक क्यूमुलेटिव असेसमेंट हो, जैसा कि EIA नोटिफिकेशन 2006 में बोला गया है। फिर पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट ऑफ CRZ नोटिफिकेशंस, तो ये इंस्टेंसेस वर observed where SCZMA failed to take actions against CRZ violations and DLCs too failed to identify violations। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हैं या स्टेट लेवल पे जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये CRZ वायलेशंस को वो मॉनिटर नहीं कर पा रही है, और अगर मॉनिटर कर भी पा रही है तो वो उसके लिए कोई सिग्निफिकेंट स्टेप्स नहीं ले पा रही है कि उसके वायलेशन को कैसे एड्रेस करें। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में रिविजिट द रोल्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट एजेंसी टू स्ट्रेंथन द पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग। तो ये कहा गया है कि जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हैं या स्टेट लेवल नेशनल लेवल की अथॉरिटीज हैं उनके कॉम्पोजिशन पे ध्यान दिया जाए। कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम इन स्टेट्स, Tamil Nadu didn't have a strategy to mitigate propaganda of invasive species in Gulf of Mannar despite degradation of live coral cover। तो ये हर एक स्टेटस का अपना इकोलॉजिकल सिस्टम जिस तरह है उसके अकॉर्डिंग उन्हें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाना है। तो जैसे तमिलनाडु में कोरल कवर डिग्रेड हो रहे हैं तो उसके लिए तमिलनाडु ने कोई प्लान नहीं बनाया है, तो ये इसके कुछ वीकनेसेस हैं।
और gaps in efforts to conserve mangroves in Goa and Gujarat were noticed. तो ये सारी प्रॉब्लम पे है. State governments may make necessary efforts for mapping and preparation of management plans for the coral reefs, turtle nesting sites, etc. ठीक है, तो सबको, सारे स्टेट्स को, जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, उन्हें अपना एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान बनाना जरूरी है. इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. Although the entire work of mapping of hazard lines was completed in 2018, ground demarcation of hazard line was yet to be done by Ministry of Environment. तो जितने भी कोस्टल मैपिंग है या कोस्टल रेगुलेशन जोन की मैपिंग है वो सैटेलाइट बेस पे तो की गई है, लेकिन उसे ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड डिमार्केशन के साथ कोरोबोरेट नहीं किया गया है. तो ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट वो करे कह रहा है. ठीक है, फिर ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान ये हमने देखा, ये क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज हैं, ये टू बी प्रिपेयर्ड. तो ये कुछ कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कोवलम कोस्ट है केरला का, या फिर भितरकनिका है उड़ीसा का. इन सारे कुछ हैं 6 से 7 या 8, उसे क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज, ये इसका स्टेटस दिया गया है. ये आई थिंक CRZ 2011 के नोटिफिकेशन के अंडर ये स्टेटस दिया गया था. तो इसका कोई भी प्लान नहीं बनाया गया है, प्रिपेयर्ड प्लान. ठीक है, तो एफर्ट्स में बी मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट टू नोटिफाई द IMPs फॉर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया एट द अर्लीस्ट. इसके लिए रिकमेंडेशन दी गई है. थ्रेट्स क्या है कोस्टल रीजन्स के? तो कोस्टल इरोजन, जैसे इरोजन ऑफ शोर लाइन एंड ड्यून्स कोज्ड बाय ओशन करेंट्स, टाइडल मूवमेंट्स एंड वेव एंड विंड एक्शंस. तो ये नेचुरल फेनोमेनन से जितने भी कोस्टल इरोजन होते हैं, इसके वजह से जो थ्रेट्स हैं वो. हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, तो ये डिसऑर्डर्ड अर्बनाइजेशन या किसी दूसरे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के थ्रू, या फिर अनसस्टेनेबल फिशिंग और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, डिग्रेडेशन हो रहे हैं. पोल्यूशन, तो ये बिकॉज ऑफ कॉन्टेमिनेंट लोड बीइंग डिस्चार्ज इनटू रिसीविंग वाटर्स. तो इसलिए अभी हमने देखा कि CRZ 4 वाला जो वो था, उसमें बिना ट्रीटमेंट के वो इनफ्लो नहीं कर सकते. ग्लोबल वार्मिंग है. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, जैसे कोस्टल पॉपुलेशन है वो, कोस्टल पॉपुलेशन सेंटर्स है वो थ्रेटन हो रहे हैं. साथ ही साथ जितने भी डाइवर्स स्पीसीज हैं वो हाई टेम्परेचर से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं. तो ये कुछ थ्रेट्स हैं. और फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्सेज का. साथ ही साथ यूट्रोफिकेशन हमें पता है वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स जब वाटर बॉडीज में होते हैं, जिससे एल्गल ब्लूम होता है, तो वो दूसरे स्पीसीज को खतरा होता है. तो ये सारे थ्रेट्स हैं. वे फॉरवर्ड देखने से पहले इनिशिएटिव्स क्या है इंडिया के, वो देखते हैं. तो लेजिस्लेशन है हमारे पास, WPA एक्ट वो 1972 का, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, EPA 1986, फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन हमने देखा, ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नोटिफाई किया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इम्प्लीमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, तो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स. ये कुछ प्रोग्राम्स है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के कंजर्वेशन के लिए. फिर है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ फॉर प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ. ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. WWF के साथ ये कोलैबोरेटेड है और लोकल कम्युनिटीज के साथ इन्होंने एक मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन भी स्टार्ट किया है. डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, तो जितने भी सैंक्चुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं कोस्टल एरिया से कनेक्ट करता हुआ, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट. ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड था. ये 2010 से 2020 तक का प्रोग्राम था 3 स्टेट्स में, गुजरात, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर द ईयर 2021 to 2022 to 2025 to 26. इसके अलावा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. तो ये हमने कई बार पढ़ रखा है पहले कि ये एक डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, वो निकालता है
4 कैटेगरीज के बेसिस पे, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन या फिर क्वालिटी ऑफ ब्रीदिंग वाटर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कहाँ है, कैसा है, फिर कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज ऑन बीचेस, इन सब के आधार पे सर्टिफाइड करता है बीचेस को। अपने यहाँ आई थिंक अभी 10 है। हाँ, तो 10 है, ठीक है। वे फॉरेस्ट में क्या है, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है कि कोस्टल कम्युनिटीज, टाउन्स या इकोसिस्टम के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए और उसका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया जाए कि कितना खतरा है उन्हें। Public policies to help improve the compatibility of increased urbanization, tourism and recreation. ऑप्टिमल कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, तो ये कोस्टल लैंड यूज और वाइटल कोस्टल हैबिटेट्स, इकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ ऑल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो इन सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज हो और इसके लिए एक मैनेजमेंट प्लान होने चाहिए। उसके बाद है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जैसे हमने अभी देखा कि वर्ल्ड बैंक के साथ अपना एक प्रोग्राम चल रहा है, उसी तरह बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करें और राइपेरियन स्टेट्स के साथ साथ जितने भी कैचमेंट एरियाज में स्टेट्स आते हैं उन सबको भी इन्वॉल्व करें। किसी को कुछ ऐड करना है? आई थिंक सब कुछ तो कवर हो ही गया है इसके अंदर, तो थोड़ा CRZ को अच्छे से देख लेना, बिकॉज सवाल इसके ऊपर यूपीएससी ने डायरेक्टली तो नहीं पूछा है, बट काफ़ी उम्मीद है बिकॉज ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अभी रिसेंटली बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी जब नीति आयोग ने अंडमान निकोबार के अंदर कुछ टूरिज्म बढ़ाने के लिए कुछ डेवलपमेंट वर्क को अलाउ करने की बात कही थी। एंड रिसेंटली यूपीएससी का जो मेंस हुआ है 2022 का, उसमें एक सवाल आया था कोस्टल इरोजन के बारे में, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस CRZ वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे थे, लेकिन ये एक पार्ट जरूर उसमें लिखना था कि हमारे पास एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोस्ट लाइन को। ठीक है, तो एक बार मैं वो क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो जो पॉइंट्स हमने अभी यहाँ पे देखे उनसे। सो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ कोस्टल इरोजन इन इंडिया, व्हाट आर द अवेलेबल कोस्टल मैनेजमेंट टेक्निक फॉर कॉम्बैटिंग द हैजार्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ये आई थिंक कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल में कुछ क्वेश्चन आर्टिकल डिस्कस किए गए थे, शायद उसी के बेसिस पे ये पूछा गया था, तो देख लेना कोस्ट वाला पार्ट जो है वो इंक्रीजिंगली पूछा जा रहा है। ऑलराइट, किसी को कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियाज अपडेटेड NDCs। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं पेरिस क्लाइमेट जो डील हुई थी 2015 के अंदर, उसके अंदर बेसिकली बोला गया था कि हम नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रखेंगे अंडर द UNFCCC। ठीक है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर बात करी गई थी पेरिस डील के अंदर कि हम लोग कुछ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रखेंगे, जिसकी वजह से हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो टेम्परेचर राइज है उसको लिमिट करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस, और प्रेफरेबली मतलब 2 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मली रखना ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेटर करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाए। ठीक है, और आइडिया ये था कि ये जो NDCs हैं ये हर 5 साल में सबमिट किए जाएंगे टू द UNFCCC सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम UNFCCC के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इन 3 में कौन कौन है? ये 3 सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं कौन कौन है UNFCCC के अलावा? हाँ, UNCCD, दैट इज कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन वाला, और UNCBD। CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो 1992 का जो रियो समिट हम लोग पढ़ते हैं उसमें इनका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी ग्लासगो के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो यहाँ पे प्रेजेंट थे, और उन्होंने अपना जो इंडिया का जो विजन है क्लाइमेट चेंज को लेके उसको क्लियर किया बाय गिविंग द आइडिया ऑफ पंचामृत। ठीक है, पंचामृत अभी आगे देखेंगे, अभी के लिए देख लो कि वो स्ट्रेंथन करने की बात करी गई थी हमारे NDCs को 2030 का टारगेट लेकर। ठीक है, और
यहाँ पे इंडिया का जो विजन है, इट वाज ड्रिवन बाय इंडियाज नेशनल सर्कमस्टांसेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये वाला फ्रेज तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट यहाँ पे हमने एक और चीज इसमें ऐड ऑन कर दिया, दैट इज रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। मतलब हर कंट्री का अपना एक कैपेसिटी भी होगा। अब कोई गरीब कंट्री है तो उसका हो सकता है उतना एफर्ट नहीं ले पाए, तो ये चीज इंडिया का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का एनवायरमेंट रिलेटेड आंसर आ रहा है, स्पेशली जो कन्वेंशन के बारे में, तो वहां पे ये फ्रेज लिखने की कोशिश करना। ठीक है, अब इंडिया का जो एनडीसी है, हम लोगों ने जो पहले 2015 के अंदर जो अनाउंस किए थे, अभी उसके अंदर जो मतलब टोटल इसमें 8 गोल्स थे, जिसमें से 3 जो थे क्वांटिफाइबल गोल्स थे जिन्हें अचीव करना था, जो हमें पता भी है, हमने कई बार पढ़ भी रखे हैं। अगर हम पहले उन्हीं को ही देख लेते हैं वो गोल्स क्या थे। तो ये 3 गोल थे जो क्वांटिफाइबल थे। ठीक है, पहला था रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। टारगेट इसमें कितना था कि हम 33 से लेके 35% के बीच में जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको कम करेंगे। और इसके लिए बेस ईयर क्या था, तो इसके लिए बेस ईयर जो था 2005 वाला साल था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 2030 इज द टारगेट ईयर, 205 इज द बेस ईयर, जिसको हम बेस मानते हुए रिड्यूस करेंगे एमिशन इंटेंसिटी को। नेक्स्ट, अपडेटेड एनडीसी। अभी हम लोगों ने मतलब जो 2022 में पंचामृत दिया उसमें इस चीज को अपडेट किया, बट अभी उसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पहले ये जो पहले 2015 वाले जो टारगेट्स थे उनको देख लेते हैं। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव एनर्जी में जो मिक्स है, ठीक है, जो हमारा टोटल एनर्जी मिक्स है उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है या जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका जो मिक्स होगा 40% करना है हम लोगों को। ठीक है, ये टारगेट हमने अचीव कर लिया था। नेक्स्ट, क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक। तो अब कार्बन सिंक कैसे बनाओगे? कार्बन सिंक होता क्या है? यानी ऐसा एरिया जो कार्बन को सोख लेता है। ठीक है, जैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलते है, तो वो कार्बन का सोर्स हो गया। लेकिन जो फॉरेस्ट होता है वो कार्बन का सिंक होता है, क्योंकि वो सारा कार्बन को सोख लेता है। तो ये 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 का एक कार्बन सिंक बनाने का आइडिया था। ठीक है, तो ये थे 3 क्वांटिफाइबल गोल। इसके अलावा और भी कुछ नॉन क्वांटिफाइबल गोल थे, बट वो काफी सिंपल है, आई थिंक पढ़ने की अलग से उसको जरूरत नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं जो एनडीसीज अभी हम लोगों ने डिक्लेयर किया उनके ऊपर। ठीक है, सो अभी इंडिया ने 5 गोल जो है इसमें ब्रॉडली बताए हैं कि हम ये 5 गोल जो है पंचामृत प्रोग्राम के अंडर अचीव करेंगे, टू शो के इंडिया का कमिटमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये पंचामृत आपके सामने है। पहला, अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो बाय 2070। ठीक है, ये तो जीरो करना है, मतलब कोई हमारी कंट्री जो है, मतलब नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि एमिशन जीरो हो जाएगा, एमिशन तो होगा लेकिन उसका सिक्वेस्ट्रेशन भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। तो 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, तो ये भी एक टारगेट था कि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसकी जो कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। याद रखना, सबके मतलब जितने भी हम इनिशिएटिव पढ़ रहे हैं सबके 2030 है टारगेट ईयर, एक्सेप्ट दिस जो नेट जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नेट जीरो को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा स्केल पे इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, तो वो एकदम क्विकली पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए टाइमलाइन 2070 है। नेक्स्ट, reduce the total projected carbon emission by 1 billion ton from now on till 2030। ठीक है, यानी जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको 1 बिलियन टन से कम करना है। नेक्स्ट, reduce the carbon intensity of its economy by 45% by 2030। ठीक है, तो यहाँ जो आप देखोगे तो पहले हम लोगों ने एनडीसीज पढ़े थे जो कि 2015 में बताए गए थे, उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया। जैसे हमने पहले पढ़ा इंटेंसिटी को 33 से 35% करना है तो अभी जो कॉप 26 है उसके अंदर इसको बढ़ाकर 45 कर दिया गया। नेक्स्ट, जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स पढ़ा था 2015 के अंदर ये 40% था, अब इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा जो तीसरा वाला गोल था कि कार्बन सिंक बनाना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या है इस कमिटमेंट के पर्सपेक्टिव से? ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया ने इनमें से अभी तक केवल 3 जो गोल्स है उनको क्वांटिफाई कर दिया। ठीक है, मतलब उनको टारगेट सेट कर दिया कि इनको अचीव करना है। जैसे कि अगर हम बात करें
रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी इसको कर दिया है, रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ टोटल कार्बन एमिशन है उसको भी कर दिया है, और एनर्जी मिक्स जो है जो 50% लेके आना उसको भी कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये जो इंक्रीज इन नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है ये अभी टारगेट सेट नहीं किया है, ऑल्दो डिक्लेयर कर दिया है लेकिन टारगेट अभी तक सेट नहीं हुआ इसके लिए। सो वो एक इशू है कि अभी भी ये जो पंचामृत की कमिटमेंट है इनमें कुछ डिल्यूजन है। नेक्स्ट कोल डिपेंडेंसी है। अगर आपको पता होगा इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है उसमें 50% जो एनर्जी आती है हमारे पास वो कोल से आती है, ठीक है, क्योंकि कोल जो है वो फास्टर है, रिलायबल है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी से मिल सकती है, तो उसके ऊपर हमारा हैवी डिपेंडेंस है। और जो पेस है डीकमिशनिंग ऑफ कोल बेस्ड प्लांट्स की, दैट डज नॉट मैच द पेस ऑफ राइज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसलिए हमारा एक लॉन्ग टर्म तक कोल पे डिपेंडेंसी रहने वाला है। नेक्स्ट, कंस्ट्रेन इन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत सारी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, जैसे कि इंटरमिटेंट सप्लाई। इंटरमिटेंट मतलब कि उसका जो सप्लाई है वो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहता है या रुक रुक के आता है। जैसे अगर हम बात करें सोलर की, तो सोलर जो है वो केवल दिन में हमें एनर्जी दे सकता है, रात में नहीं दे सकता। सिमिलरली विंड जो है जब हवा अच्छा चलेगा, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा तभी वो विंड मिल जो है रन करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इसलिए सप्लाई जो है काफी रेगुलर रहती है। नेक्स्ट, हाई डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट फॉर कंपोनेंट्स, फिर ग्रिड कनेक्टिविटी और भी बहुत सारे इश्यूज है, आई एम श्योर आप लिख ही सकते हो इन लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए, और क्योंकि अभी इकोनॉमी इतना डेवलप हुआ नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी की कंटेक्स्ट से, तो अभी थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, इनको पैसा मोबिलाइज करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। साथ ही साथ पेरिस क्लाइमेट डील में हम लोगों ने बात करी थी कि 100 बिलियन जो है वो हर साल मोबिलाइज करेंगे, लेकिन वो भी चीज नहीं हो पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट एफर्ट्स देख लेते हैं इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने क्या लिया है, ठीक है। तो पहला आप देखोगे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया है, पीएलआई स्कीम, जैसे हमने कई बार पढ़ रखा है, तो सोलर के ऊपर पीएलआई स्कीम लगा रखी है इन लोगों ने, ठीक है। सोलर पीवी मॉड्यूल जो है उसके अंदर पीएलआई स्कीम है। नेक्स्ट, नेट जीरो टारगेट रेलवे ने अपना रख दिया 2030 का, ठीक है। वो पूरा ग्रिड का इलेक्ट्रिफिकेशन भी, पूरा जो जितने भी रेलवे लाइन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। फिर एक स्कीम थी उजाला, उजाला थी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ठीक है। तो इसमें हम एलईडीज बांट रहे थे लोगों को ताकि एनर्जी कंजम्पशन है वो उनका कम हो सके। नेक्स्ट है नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, ठीक है, और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी है। साथ ही साथ और कुछ स्कीम, जैसे हम बात करें कुसुम एक स्कीम है। कुसुम कोई बता सकता है किस चीज के बारे में स्कीम है, क्या होता है इस कुसुम स्कीम के अंडर? एनी आइडिया? एग्रीकल्चर फील्ड में सोलर पैनल। करेक्ट, एग्रीकल्चर फील्ड में सोलर पैनल यानी सोलर पंप्स लगाने की बात हो रही है, ठीक है। यूपीएससी ने सोलर पंप के ऊपर 2020 में प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसी स्कीम से रिलेटेड था, तो पता होना चाहिए अपने को। इसके अलावा सोलर रूफटॉप प्रोग्राम है, परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड स्कीम है, उजाला है, फेम है, सतत है, ठीक है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ये कुछ स्कीम्स है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली जब भी आंसर क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से आएगा कि आपसे पूछेगा गवर्नमेंट के क्या स्टेप हैं या क्या और चीजें की जा सकती है, तो आप इन्हीं स्कीम्स को लिख सकते हो उसमें। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड में आते हैं, तो प्रोवाइड करो एडिशनल न्यू एंड एडिशनल फाइनेंसिंग रिसोर्सेज एज वेल एज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बाय डेवलप्ड कंट्रीज अंडर UNFCCC एंड पेरिस एग्रीमेंट। नेक्स्ट, ग्रेजुअली फेज आउट कोल बाय अर्ली रिटायरमेंट, या कोल के अंदर हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं जिसमें जो कार्बन एमिशन है वो कम हो। नेक्स्ट, डेवलपिंग अ मिटिगेशन स्ट्रेटजी फॉर नेट जीरो गोल्स, एंड लास्टली इंसेंटिवाइजिंग डीप डीकार्बनाइजेशन इन हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री, स्पेशली सीमेंट स्टील। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल होता है और यहीं पे सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि कार्बन का इमिशन भी होता है, तो इन सब इंडस्ट्रीज को रिफॉर्म करने की जरूरत है। जैसे अगर हम बात करें स्टील के अंदर, आजकल हम इलेक्ट्रिक फर्नेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले कोयले से या कोल से इसको रन किया जाता था, लेकिन नाउअडेज वी हैव इलेक्ट्रिक फर्नेस, तो अब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही पूरा हो जाता है, ऑल्दो वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं कोल बर्निंग से आई हुई होती है,
बट वो बात अलग है, धीरे धीरे हम इस चीज को सही कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था विद रिगार्ड्स टू द एनडीसीज। इसमें किसी को डाउट या कुछ ऐड करना है किसी को? एक चैलेंज हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके कारण ये जो नेचुरल गैस है इसका कॉस्ट बढ़ गया, तो कंट्री लोग अपना जो कोल सप्लाई है, कोल उसके तरफ मूव फिर कर गया है। जैसे इंडिया अपना कोल की तरफ मूव करना पड़ेगा फॉर एनर्जी के लिए, क्योंकि कोल इतना जो नेचुरल गैस का कॉस्ट हाई हो गया है। करेक्ट। तो ये भी आप लिख सकते हो कि हमारे पास जो और ऑल्टरनेटिव है उसकी कमी है। इनफैक्ट यूरोप में ये चीज़ प्रोमिनेंटली हो रही है कि वो सब पहले गैस के ऊपर मूव ऑन कर गए थे, लेकिन अब वो वापस थर्मल की तरफ जा रहे हैं। तो वही चीज़ आप इंडिया के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट गैस वगैरह का सोर्स नहीं है, तो वो कोल जो है वो गो टू रहेगा अभी कई सालों तक। ऑलराइट, आगे चलते हैं। और इसमें एक और पॉइंट ऐड हो सकता है जो मतलब सोलर एनर्जी से रिलेटेड है और लिथियम आयन बैटरी से रिलेटेड है सर। जो कुछ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, कोबाल्ट, निकल और सिलिका और लिथियम सर, ये काफी जरूरी होते हैं अपने सोलर सेल्स बनाने के लिए। तो इनको मोस्टली चाइना कंट्रोल करता है सर, अफ्रीका में माइनिंग के थ्रू। और जो लिथियम आपका सोर्स होता है सर, वो साउथ अमेरिका से सोर्स होता है। तो इनको मतलब एक तरह से ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ही है हमारे लिए, क्योंकि हमें एक तो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करनी है फ्यूल की, और हमें अपने कार्बन गोल्स भी पूरे करने हैं। पर इसमें चाइना करेक्ट काफी वो है सर, डोमिनेंट है इस फील्ड में। करेक्ट करेक्ट। तो ये वाला देख लेना, ये वाला पार्ट जैसे मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था कि इंपोर्ट डिपेंडेंस है इन सब चीज़ों पे। सो या करेक्ट, आगे चलते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक है। तो अभी ये लोकसभा ने रिसेंटली इसको पास कर दिया बिल को। सो ये जो बिल है पहले 2001 में आया था, मतलब इंट्रोड्यूस 2001 में हुआ था, 2001 में, एंड उसके बाद 2010 में अमेंड हुआ है, और अब जाके 2022 के अंदर अमेंड हुआ है, ठीक है। तो अभी का ये जो अमेंडमेंट हुआ है, दिस इज बिकॉज वी वांट टू प्रोवाइड फॉर लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल, सो दैट एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो इफेक्टिवली हम लोग ड्राइव कर सके अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। ये एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है। इन डिटेल इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे 2001 में जब 2001 में ये एक्ट आया था, तो दिस प्रोवाइडेड फॉर डेजिग्नेटेड कंज्यूमर, कि कंज्यूमर कौन होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का, स्टैंडर्ड इन लेबलिंग ऑफ अप्लायंसेस, ठीक है। जैसे आप वो स्टार मार्किंग वगैरह देख रहे हो, मतलब वो इसी एक्ट के थ्रू, लेकिन बाद में जो था वो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लेबलिंग ऑफ अप्लायंसेस जो आप देखते हो, कौन सी कंपनी का रहता है वो स्टार रेटिंग, कोई बता सकता है? मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है वो स्टार रेटिंग? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। हाँ करेक्ट, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का वो स्टार रेटिंग प्रोग्राम है। तो ये भी हम देखते हैं कि इसी के थ्रू बनती है, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन फंड बनता है, ठीक है। अब एक बार 2010 का एक्ट देख लेते हैं, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट किया गया था, तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें ऐड ऑन हुई थी 2010 वाले अमेंडमेंट के थ्रू। तो पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एम्पावर्ड टू इशू एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री, ये कोई इंडस्ट्री है और इस सर्टेन साइज की इंडस्ट्री को एटलीस्ट इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज करना होता है, ठीक है। अगर वो उस स्टैंडर्ड नॉर्म से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा तो हम उसको सर्टिफिकेट देंगे, लो भाई आपने कम एनर्जी इस्तेमाल करी है, ये लो सर्टिफिकेट। अब ये जो सर्टिफिकेट है, दिस कैन बी ट्रेडेड, और इसको खरीदेगा कौन? इसको खरीदेगी वो कंपनी जिसने जो अपने एमिशन नॉर्म है उनसे ज्यादा एमिशन क्रिएट किया, तो वो कंपनी खरीदेगी। यानी सभी कंपनीज को कोशिश करनी है कि वो नेट जो नॉर्म है उसको मीट करे। अगर वो उससे ऊपर जा रही है तो वो खरीदेगी एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनीज जिन्होंने कम एमिशन किया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंसेंटिवाइज होंगे कंपनीज टू मूव टूवर्ड्स लो कार्बन एमिशन प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी वजह से एक पूरा एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट का मार्केट बन जाएगा, ठीक है, मार्केट बेस्ड मॉडल बन जाएगा। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो नॉर्म जो है बिल्डिंग्स के लिए भी लाए गए, ठीक है, कि बिल्डिंग में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होना चाहिए, तो वो सब के भी स्टैंडर्ड आए। इंक्रीज करा पेनल्टी अंडर ऑफेंस, और कोई भी अगर आपको अपील किसी भी ऑफेंस का लगता है कि हाँ ये जो डिसीजन था
इस एक्ट के अंडर वो सही नहीं था, तो यू कैन अपील अंडर इलेक्ट्रिसिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये भी 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है इसके थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था। conferred power on Bureau of Energy Efficiency to appoint its officer and employee instead of central government। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हमने देखा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, देखा था हम लोगों ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली अब एम्पावर कर दिया सीसीआई को, तो अपना एक डायरेक्टर जनरल जो है अपॉइंट कर सके जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा लिबर्टी दी है कहने का मतलब। नेक्स्ट, अभी जो 2020 के अंदर जो चेंजेस आए हैं उनका क्या मोटो है या उसका क्या विजन है वो देखते हैं। पहला, मैंडेटिंग द यूज ऑफ नॉन फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा पंचामृत पढ़ा हम लोगों ने, हमारा टारगेट बन चुका है कि हमें कार्बन एमिशन इंटेंसिटी को कम करना है, रिन्यूएबल को बढ़ाना है, 2070 तक कार्बन न्यूट्रल उतारना। तो उसी डायरेक्शन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि हमें धीरे धीरे फेज आउट करना है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सॉरी फॉसिल फ्यूल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को फेज आउट करना है। तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो उसी को प्रमोट करने के लिए इस बिल के अंदर बाकायदा प्रोविजन दिया गया है। तो इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो? इसमें आप यूज कर सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, इथेनॉल, apart from other conventional renewable energies like solar, wind, etc. etc. ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर खासा ध्यान जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन लगाए गए फॉर दीज इंडस्ट्रीज लाइक माइनिंग, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, केमिकल और ट्रांसपोर्ट, जो अभी हमने देखा कि बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं, तो उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशिंग अ कार्बन मार्केट। ठीक है, तो हम लोगों ने वो कार्बन वाला सेविंग सर्टिफिकेट वाला स्कीम लेके तो आए थे, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो एक वापस से कोशिश है कि एक कार्बन मार्केट बनाए जहाँ पे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के थ्रू हम लोग इंसेंटिवाइज करें रिडक्शन इन कार्बन एमिशन। ठीक है, सो ये याद रख लेना। नेक्स्ट, इसके अंदर अगेन रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है उनके लिए एनर्जी कंजर्वेशन का नए कोड लाए गए। पहले ये जो कोड से ये केवल कमर्शियल बिल्डिंग के लिए थे, लेकिन अब ये रेजिडेंशियल और ऑफिस बिल्डिंग के लिए भी बना दी गए हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये एक नया इसमें अमेंडमेंट है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर व्हीकल्स और वेसल्स। तो वैसे तो व्हीकल्स का अपना एक सेपरेट एक्ट होता है, जैसे आप जानते भी होंगे, मोटर व्हीकल एक्ट होता है 1988 का, लेकिन इस एक्ट के थ्रू ये भी प्रोविजन बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है कि वो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं या जो शिप्स होते हैं उनके भी एमिशन स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय चेंजिंग द प्रोविजन अंडर एमवीए एक्ट ऑफ 1988। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन द पेनल्टी प्रोविजन, तो वही पेनल्टी को और स्ट्रिंजेंट किया गया। नेक्स्ट, रेगुलेटरी पावर ऑफ SCRC। तो हर स्टेट के अंदर एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन होता है। ठीक है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करके एक स्टेट में कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो पूरा स्मूथली ट्रांसफर करवाता है। ठीक है, बिकॉज सेंट्रल पे एक एजेंसी है तो स्टेट के पे एक एजेंसी होगी यूनिफाइड, जो कि बताएगी कि हाँ इतना हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो फिर वो अलग अलग ग्रिड से या जो नेशनल ग्रिड है उससे उतनी इलेक्ट्रिसिटी उनकी तरफ आती है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ BE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और लास्टली, स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू लेवाई फी फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय डेजिग्नेटेड एजेंसी। ठीक है, सो ये कुछ चेंजेस थे। आई थिंक इसमें जो प्रोमिनेंट चेंजेस थे वो पहले ये 3 पॉइंट्स ही थे, तो इनको जरूर याद रखना। नेक्स्ट, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला, पंचामृत को अचीव करने में हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा कार्बन ट्रेडिंग एंड डेवलप डोमेस्टिक कार्बन मार्केट। नेक्स्ट, इंश्योर फास्टर डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारा एम भी है 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल हो जाना, तो इस टारगेट को जल्दी अचीव करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन क्लीन एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी एरिया। और लास्टली, प्रमोट सस्टेनेबल हैबिटेट। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इस अमेंडमेंट की जो आपको पता होना चाहिए। सो ये तो हमने कुछ चीजें बात कर ली इंपॉर्टेंस की, अब कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। तो पहला तो वही जो हमने पॉइंट्स देखा था पहले कि रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में ही बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट सप्लाई है, सीजनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है। नेक्स्ट, नॉट हैविंग अफोर्डेबल स्टोरेज टेक्नोलॉजी, तो जैसा अभी हमने बात किया था
कि इंडिया बैटरी स्टोरेज में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल चाहिए लाइक लिथियम एक्सेट्रा वो इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग अभी सेल्फ रिलायंट नहीं है, और ना हमारे पास इन हाउस ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी है जहाँ पे हम बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो भी हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट की कर रहे हैं। नेक्स्ट, लेस R&D इन फ्यूल्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा लीडिंग टू इश्यूज इन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ये सब इश्यूज हैं जो कि एड्रेस करने की जरूरत है बिफोर मूविंग ऑन टू कंजर्वेशन, या ये जो हम एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है इसके जो प्रोविजंस इनको अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट, कंक्लूजन पे आते हैं। सो द नीड ऑफ द एनर्जी इज इनएविटेबल, ठीक है, बिकॉज जो एनर्जी डिमांड है वो ओवर द इयर्स बढ़ती जाएगी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इसलिए बेटर है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, ताकि हम लोग जो इंक्रीज होने वाली इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को उसको इफेक्टिवली एड्रेस कर सके, ठीक है। बाकी तो इतना आई डोंट थिंक कुछ काम का है। बट हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी ना इलेक्ट्रिसिटी से रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको 2-3 चीजें जरूर लिखनी है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंकरेंट लिस्ट में आती है, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि एक नेशनल ग्रिड होता है, फिर एक स्टेट ग्रिड होता है, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रिसिटी पे थोड़ा सा और जानकारी दूं तो 3 लेवल आप बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है जेनको, जिसको हम बोलते हैं जनरेटर कंपनी, जैसे कि एनएचपीसी क्या है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, या एनपीसीआईएल, नेशनल ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो टर्बाइन वर्बाइन घुमा के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है जेनको से आती है ट्रांसको के पास। ट्रांसको वो होते हैं जो बड़े बड़े जिनके इलेक्ट्रिसिटी पिलर्स रहते हैं, ठीक है। आपने कभी हाईवे पे गए होगे तो देखा होगा बहुत ऊंचे ऊंचे पिलर्स खड़े रहते हैं और बहुत मोटे मोटे वायर्स होते हैं, और उनमें से वो बजिंग नॉइज भी आती है, क्योंकि उनमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाती है। मतलब अगर मैं क्वांटिफाई मतलब वैल्यू बताऊं आपको, तो ये ऑलमोस्ट 220 किलो वॉट इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी होती है। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये स्टेट, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट है वहाँ का जो स्टेट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है वो मांगता है कि हमें इतनी इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, तो ये ट्रांसको के थ्रू फिर ये नई कंपनी के पास जाती है जिसको हम बोलते हैं डिस्कॉम, ठीक है। आपने अपनी सिटी के आसपास देखा होगा बहुत सारे खंबे एक साथ लगे होंगे एक छोटे से एरिया के अंदर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, या कई बार देखा होगा पहले इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी तो लोग डिस्कॉम में जाके पत्थर मार के आते थे। अब तो नहीं होता, ये गुजरे जमाने की बात हो गई। तो ऐसा कुछ होता था पहले, ठीक है। तो डिस्कॉम्स के बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी है डायरेक्टली आपके घर में आती है, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप समझ ही सकते हो कि नेशनल और स्टेट लेवल पे दोनों पे ही इसमें कुछ ना कुछ रेगुलेशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप अंदाजा लगा सकते हो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। और 7 शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट 3 है हमारी कंकरेंट लिस्ट उसमें है, और हमारे पास एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है जिसके अंदर सारा पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी का इकोसिस्टम है कंट्री के अंदर वो रेगुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक चीज और आपको पता होना चाहिए, एटीएनसी लॉसेस। ये क्या होता है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, ठीक है। तो जैसे मैंने ये पूरा आपको साइकिल एक वो फ्लो बताया कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेटिंग कंपनी से ट्रांसमिशन कंपनी के थ्रू फिर डिस्कॉम के थ्रू फिर आपके घर आती है। तो बहुत सारी लंबी लंबी तारों के थ्रू ये आपके घर पहुंचती है। अब उन तारों के अंदर जब ये जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लॉस होती है, मतलब थोड़ा बहुत लॉस होता है। जैसे कि बजिंग जो होती है, बजिंग नॉइज आपने सुना होगा, वायर्स में से आती है, तो वो भी एक तरह का लॉस है। वायर की हीटिंग हो रही है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रही है, ठीक है, बिकॉज एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, या तो साउंड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है या फिर वो हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी लॉस भी होती है। और जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनका ये जो एटीएनसी लॉसेज है ये डबल डिजिट में रहता है, मतलब एक्सेप्शन हो सकती है लेकिन जनरली जो है डबल डिजिट में रह रही है। जिसका मतलब अगर मैंने 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी से भेजी 100 यूनिट्स, तो ये आपके घर तक आती आती 90 यूनिट से कम हो जाएंगी, यानी 10 यूनिट जो है केवल ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो जाएगी।
और ये नंबर हर यूनिट के लिए अपना अलग अलग है, ट्रांसमिशन कंपनी के अलग अलग है, डिस्कॉम्स के लिए अलग है, ठीक है। सो ओवरऑल देखे जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, प्लस कमर्शियल लॉस भी होता है। ये कमर्शियल लॉस का मतलब क्या होता है, ये तो जो बताया ये टेक्निकल लॉस हो गया, लेकिन कमर्शियल लॉस क्या होता है, अब कई जगह आपने देखा होगा गांव देहात में वो क्या करते हैं कि खंबा है, इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, उसके ऊपर वायर्स टांग देते हैं और डायरेक्टली उस खंबे में से उस तार को बिना कोई मीटर लगाए यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। आई थिंक अलग अलग भाषा में उसके लिए अलग अलग शब्द होगा, बट होता वही कॉन्सेप्ट है। तो वो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी चुरा लेते हैं, तो ये होते हैं कमर्शियल लॉसेस। तो ये मिला के डबल डिजिट में आता है ये फिगर, जो कि जिसके चलते एफिशिएंसी नहीं है जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, डिस्कॉम एजेंसीज, उनमें नहीं है, और इसी के चलते वो बहुत हैवी बर्डन में, ठीक है। फिर उसके अलावा और भी कई रीजन है कि वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा लेथार्जी है, कंप्लेसेंसी है, जिसके चलते वो इफेक्टिवली काम नहीं करते। तो इसीलिए हमने देखा जो पावर सेक्टर है बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है, और इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बार बार बहुत सारे स्टेप लिए हैं। जैसे एक स्कीम था उदय स्कीम, लेकिन उदय स्कीम के अंदर भी कुछ खास काम नहीं हो पाया, ठीक है। फिर अभी जो हमने देखा, जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट्स की जो बढ़ाई थी, उसके अंदर भी कुछ खास काम नहीं हो पाया, ठीक है। जबकि उसके अंदर भी एक रिफॉर्म यही था कि हम लोग पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाएं, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग द पावर सेक्टर। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? एक और इशू रहता है जिसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रहा है, एसीसी और एआरआर के बीच में जो गैप है उसको जीरो करना। मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई और एवरेज रिलाइजेबल जो रेवेन्यू होता है डिस्कॉम्स का, उसमें जो गैप है, क्योंकि ये क्रॉस सब्सिडी भी एक कारण है और लॉस जो होता है, इसका टारगेट है जीरो करना, लेकिन अभी बहुत ज्यादा। करेक्ट। ये ऐसे थोड़ा से की टर्म जरूर याद रखना, क्रॉस सब्सिडी हो गया, एटीएनसी लॉसेस हो गया, एनर्जी एक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब टाइप के वर्ड्स आप इस्तेमाल करोगे तभी आपका आंसर जो है वो थोड़ा एक क्वालिटी का लगेगा, ठीक है, अदरवाइज तो जनरली लगता रहेगा वो। ऑलराइट, तो आगे चलते, इथेनॉल ब्लेंडिंग। आई थिंक धर्मपाल सर आपका था ना ये? जी सर। हाँ जी, करिए। गुड इवनिंग सबको। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं, ये फ्यू न्यूज में है। तो रिसेंटली इंडिया ने जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट होता है वो अचीव किया है अपना 2000। अपना जो इथेनॉल ब्लेंडिंग का है 10% का टारगेट इंडिया ने टाइम से पहले अचीव कर लिया है। तो उसके उपलक्ष्य में जो 20%, पहले जो 10% से बढ़ा के अब 20% करने वाले हम, पहले वो 2030 में होना था, तो अब उसको प्रीपोन करके 2025 कर दिया गया है। तो इथेनॉल के बारे में जानते हैं पहले। इथेनॉल एक कार्बन कंपाउंड होता है, जिसका कार्बन फॉर्मूला है C2H5OH। वही 10th क्लास की केमिस्ट्री है जो हमें लिकर में मिलता है, हम सब की फेवरेट ड्रिंक। और इंडस्ट्रियल और रॉ मटेरियल में भी यूज होता है ये, और सॉल्वेंट की तरह भी यूज होता है ये इंडस्ट्रीज में। पर इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो आइडिया ये है कि इथेनॉल बना के उसको पेट्रोल के अंदर मिलाएंगे। पेट्रोल भी एक तरीके से कार्बन कंपाउंड ही है, और इथेनॉल भी कार्बन कंपाउंड है, तो अच्छे से डिजोल्व होते हैं और जल के सही अपनी अमाउंट में एनर्जी दे देते हैं। इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं आगे। तो इथेनॉल का मेनली जो प्रोडक्शन है लार्ज स्केल पे, वो हम फर्मेंटेशन से करते हैं ऑर्गेनिक मास का। ऑर्गेनिक मास मतलब कि जो नेचुरली अकरिंग होता है, जैसे कि वुड वेस्ट हो गया, आपका क्रॉप्स का स्टबल हो गया। जैसे राइस की जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो स्टबल रह जाता है। और जो शुगर केन को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे एक चीज निकलती है, उसको बोलते हैं बगासे। तो बगासे वही होता है जो बार्क्स और फाइबर रह जाते हैं शुगर केन को क्रश करने के बाद जब उसका जूस निकाल लेते हैं। तो इन सब के ऊपर जब हम यीस्ट डालते हैं और इसको एनारोबिक कंडीशन में, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर में डिकम्पोज कराते हैं, तो ये सारे कार्बन की चीजें इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस इथेनॉल के सब्स्टिट्यूट में कुछ प्रोडक्ट्स देखे तो वही कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, वही मेथेनॉल में 1 होता है, ब्यूटाइल में 4 होते हैं। तो वही है, इथेनॉल से ही ये सारी चीजें बन जाती हैं क्योंकि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो इनको एज ए फ्यूल भी यूज किया जाता है। गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स देखे हम इथेनॉल ब्रांडिंग को लेके, तो एक नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है इंडिया की, जो 2018 में आई थी।
उसका ये टारगेट था कि अब अपने को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ानी है फ्यूल्स के अंदर। अब हमने पेट्रोल के अंदर मान लो 100 लीटर पेट्रोल है, अ, उसके अंदर से 20 लीटर निकाल लिया हमने और 20 लीटर हमने इथेनॉल डाल दिया, तो हमें वो 20 लीटर खरीदना नहीं पड़ेगा पेट्रोल, जिससे हमारा इंपोर्ट का खर्चा बचेगा। फिर इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स लॉन्च की गई थी। अब जो फार्मर लोग होते हैं वो क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, तो जो भी नीचे रेजिड्यू बचता है उसमें वो आग लगा देते हैं, जिससे कि पोल्यूशन होता है। तो उसको काट के गवर्नमेंट को बेच सकते हैं हम, इथेनॉल डिस्टिलरीज को बेच सकते हैं, जिससे कि फार्मर की इनकम में भी फायदा होगा। इसी चीज के लिए एक स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। मतलब जैव ईंधन मतलब ऑर्गेनिक फ्यूल, अनुकूल फसल अवशेष योजना मतलब फसल अवशेष मतलब कि जो क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद रह जाता है, वही है कि जो क्रॉप स्टब्बल होगा उसका फर्मेंटेशन से इथेनॉल को बनाया जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब कुछ चैलेंजेस देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के। मेनली जो इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है वो अपना शुगर इंडस्ट्री से चल रहा है। जो इंडिया में शुगर है वो सरप्लस प्रोडक्शन होती है, जो इंडिया में डिमांड है शुगर की वो है 25 मेट्रिक टन, और प्रोडक्शन इंडिया में है 32 मेट्रिक टन। तो जो 7 मेट्रिक टन है उसको गवर्नमेंट बोल रही है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। पर क्या इससे कुछ फायदा होगा इंडिया को? अगर कॉम्प्रिहेंसिवली देखा जाए तो शुगर केन जो है अपना वाटर इंटेंसिव क्रॉप, और कुछ ऐसे ऐसे रीजन्स में भी जब फार्मर के पास ज्यादा पैसा जाता है, जैसे मराठवाड़ा हो गया। अब मराठवाड़ा में बारिश तो होती नहीं है, पर अगर उस फार्मर की इनकम थोड़ी सी भी बढ़ती है तो वो शुगर केन प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि उस एरिया का वाटर लेवल जो है और डाउन जाएगा। तो अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुगर केन से सस्टेन हो रहा है तो वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि शुगर केन बहुत ही हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो एक तरीके से हम बाहर से पेट्रोल नहीं खरीद रहे, पर अपने इधर का पानी तो हम बर्बाद कर ही रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल होता है उसके लिए अलग तरीके की कार्स का इंजन को अलग तरीके से कैलिब्रेट करना पड़ता है। मतलब उसके जो इंजन में होता है नॉकिंग होती है एक, तो जो कार्स होती है उनको अलग तरीके कैलिब्रेट करना होता है इंजन के लिए, जिससे कि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये इंडिया के केस में ये भी एक ड्रॉबैक है। उसके बाद हम देखते हैं जो ये डिस्टिलरीज और रिफाइनरीज होती है ना इथेनॉल की, ये काफी इन्वायरमेंट पे प्रभाव डालती है, तो इसलिए इनको रेड कैटेगरी में रखा गया है, जिनका परमिट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करना भी एक चैलेंज है। आगे देखते हैं हम कि जो भी रॉ मटेरियल होगा इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, जैसे वुड वेस्ट या क्रॉप स्टबल या जो भी शुगर केन इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट है, तो वो काफी लुप्त होते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा होता है। क्यों ना हम इंडस्ट्रीज को मतलब इथेनॉल डिस्टिलरीज को रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की साइड पे ही लगा दें, तो उससे प्रोडक्शन की कॉस्ट बचेगी, और सॉरी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी। ये पॉइंट आगे एक वे फॉरवर्ड में दिया गया है। अब वे फॉरवर्ड में आगे देखें तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपको जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसको आपको शुगर केन से सस्टेन नहीं करना, आपको उसको नॉन फूड फीड स्टॉक मतलब जो खाना खाया नहीं जाता, जैसे कि फूड ग्रेन से भी इथेनॉल बनता है, पर हमें उससे नहीं बनाना, हमें वेस्ट प्रोडक्ट से इथेनॉल बनाना होगा। उसके बाद रिड्यूसिंग द लॉजिस्टिक कॉस्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वही पॉइंट्स कवर हो गए कि जो आपकी इंडस्ट्री है उसको रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की साइड पे ही होना चाहिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है इस केस में बहुत बल्कि है। तो बेस्ट ये होगा कि अपना वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या फिर नॉर्दर्न कर्नाटका रीजन जहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो जो भी शुगर केन के बाय प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि ये अपना स्टॉक्स हो गया या फाइबर हो गया, जो भी बचता है लास्ट में, तो वहीं पे शुगर मिल के साइड में ही आपकी इथेनॉल डिस्टिलरी लगा दी जाए, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटीज के रिगार्डिंग भी कंसर्न है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, प्राइस इंसेंटिव, और वही अपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रगल्स है, इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टेकल्स है इसमें। लास्टली एक
वे फॉरवर्ड में देखा जाए तो जो डोमेस्टिक बायोफ्यूल्स है उनसे फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। अगर जो पहले वेस्ट प्रोडक्ट फार्मर जला देता था, अब अगर उसको इंडस्ट्रीज को या गवर्नमेंट को बेचेगा तो उसको इनकम तो उसकी ज्यादा बढ़ेगी, तो डबलिंग फार्मर्स इनकम, ये भी एक उसका फायदा है। और फिर स्वच्छ भारत प्रोग्राम से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। जो पहले वेस्ट होता था तो वेस्ट से अब आप फ्यूल बना रहे हैं, तो वेस्ट को एक तरीके से आप इंसेंटिवाइज कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट को। तो ये सब था आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में। किसी को कोई डाउट है? हाँ, आई थिंक एक तो ये चीज थोड़ा अच्छा कीवर्ड है, वेस्ट टू वेल्थ जनरेशन वाला कॉन्सेप्ट। एक इसमें जनरेशन का पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप इसमें ना 4 जनरेशन देखते हो, मतलब वैसे तो इसके अंदर 3 ही जनरेशन थी, लेकिन ये चौथी भी बाद में ऐड करी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट जनरेशन या 1G जिसको बोलते हैं, ये एडिबल बायोमास, यानी जो हम फूड क्रॉप कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, उसके थ्रू हम लोग फर्मेंटेशन करें उनका एनारोबिक, और उस एनारोबिक फर्मेंटेशन के बाद हमें इथेनॉल मिलता है। अब नेक्स्ट जनरेशन, फिर हम इससे फर्स्ट जनरेशन से शिफ्ट करके सेकेंड जनरेशन पे जाएंगे, जो नॉन ईडेबल बायोमास है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट जनरेशन पे इंक्रीज डिपेंडेंस बना देते हैं, शुगर केन और सड़ा हुआ वीट, राइस, इन सबको यूज करते रहते हैं, तो इससे हो सकता है कि फूड सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। तो इसलिए ऑब्वियसली सेकेंड स्टेप जो होगा वो नॉन ईडेबल बायोमास पे जाना है। तो जिसमें हमने क्रॉप रेसिड्यू, वुड वेस्ट वगैरह वगैरह, जैसे म्युनिसिपल वेस्ट होता है, स्पेशली जो बायोडिग्रेडेबल म्युनिसिपल वेस्ट होता है, उसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज होने के बाद नेक्स्ट जनरेशन जो है आपका, वो आएगा एल्गी से बनाना। ठीक है, तो माइक्रो एल्गी और मैक्रो एल्गी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एल्गीज होते हैं जिनके डायरेक्टली यूज से आप इथेनॉल बना सकते हो। ठीक है, और फिर एक और इस पे डेवलपमेंट होगा जहाँ पे अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल से हम ऐसे ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिसके बायो फ्यूल जो है या जो इथेनॉल है उसका प्रोडक्शन हायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये 4 जनरेशन पता होनी चाहिए। यूपीएससी ने 2-3 बार आई थिंक पूछा भी है इनमें से कि इनमें से किससे बायोफ्यूल निकल सकता है प्रीलिम्स के अंदर, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये पूरा कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए चारों जनरेशन का। इसके साथ ही ये जो बायोफ्यूल पॉलिसी है, इसमें हमने जैसे बात करा इथेनॉल का ब्लेंडिंग हो गया, सिमिलरली बायोडीजल का भी एक टारगेट है कि डीजल के अंदर भी हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे। कोई टारगेट ईयर बता सकता है डीजल के लिए क्या है टारगेट ईयर? व्हाट इज द टारगेट ईयर? नहीं, उसके लिए 2030 है, और उसमें ब्लेंडिंग टारगेट 5% है। तो माइंड यू, पेट्रोल के लिए या जो नॉर्मल पेट्रोल है उसके लिए इथेनॉल का ब्लेंडिंग इज 20% बाय ईयर 2025। ठीक है, वो प्रीपोन कर दिया था, नहीं तो वो भी पहले 2030 था। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, सेम इसी पॉलिसी के अंदर ये आइडिया गिवन था। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ और चीजें लिख सकते हो, जैसे हमने कंपैटिबल व्हीकल की बात किया, तो जैसे सर बोल रहे थे कि वो व्हीकल के अंदर ना नॉकिंग होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये नॉन सल्फर बेस्ड ऐसा कोई फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो आईसी इंजन है, आईसी क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन, वो बहुत तेजी से करोड होता है, यानी बहुत जल्दी इंजन खराब हो जाएंगे अगर हमने 20% ब्लेंडिंग कर दी सीधी। अभी जो आप गाड़ी चला रहे हो उसमें अगर मैं 20% का फ्यूल ब्लेंडिंग के साथ डाल दूं तो थोड़े दिन तो अच्छी चलेगी, लेकिन उसके बाद इंजन जो है बहुत तेजी से करोड कर जाएगा। तो इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है इसके अंदर, जो गवर्नमेंट ने भी बोला है, कॉल्ड फ्लेक्स फ्यूल इंजन। फ्लेक्स फ्यूल इंजन क्या होता है? ये ऐसा इंजन है जो कि कितने भी अमाउंट की ब्लेंडिंग कर दो आप पेट्रोल में या डीजल में, फिर भी ये इफेक्टिवली रन करेगा, यानी ये करोड नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि ये वाला ब्लेंडिंग जो है हम लोग बढ़ाएं इसके अंदर। ठीक है, ताकि फ्लेक्स फ्यूल इंजन का यूज बढ़ाएं, ताकि जो करोजन है या जो लोगों के अंदर जो मिथ है इसके रिगार्डिंग वो ना हो। ठीक है, सो ये सब कुछ स्टेप्स थे आपको लिखने चाहिए। एंड आई थिंक थोड़ा सा ये जो आर्टिकल है ये पुराना उस पर लिखा हुआ है, बिकॉज अभी जो जितनी भी शुगर मिल्स है उनको अब डिस्टिलरी का भी लाइसेंस मिल गया है। डिस्टिलरी मतलब अब वो जो है वो एक्सेस जो बगीस उनके पास बच रहा है, उस बगीस से वो लोग इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये जब कोविड-19 हुआ था तब आपको पता होगा कि सबको हैंड सैनिटाइजर की बहुत डिमांड आ रही थी। ठीक है,
तो हैंड सैनिटाइजर हम लोग इतना बना ही नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया कि इनको अलाउ कर दिया कि हैंड सैनिटाइजर्स बनाने के लिए पायरोक्साइल एल्कोहल चाहिए, पायरोक्सी एल्कोहल चाहिए होता है, ठीक है। तो वो हम जो है इन्हीं शुगर मिल्स के अंदर जो शुगर इनके पास एक्सेस थी या बगीस एक्सेस था, उनको फटाफट लाइसेंस देके उनसे बनवाई, तब जाके हैंड सैनिटाइजर का एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्शन हो पाया। तो अब शुगर मिल जो है वो डिस्टिलरी के जो लाइसेंस है उनको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। ऑल्दो लाइसेंसेस अभी भी थोड़े स्ट्रिंजेंट है, लेकिन अब उन जो एस्टैब्लिश शुगर मिल है उनको ये लाइसेंसेस मिल जाते हैं, जिसके थ्रू वो अपना जो एक्सेस जो भी शुगर केन है या जो उसका बाय प्रोडक्ट है उससे इथेनॉल बना सकते हैं। तो इसलिए विन विन सिचुएशन है फॉर द मिल ओनर्स एंड ऑल्सो फॉर द शुगर केन फार्मर्स, क्योंकि उनको पहले शुगर का अच्छा प्राइस नहीं मिलता था बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। सो ये था इसके अंदर। आई होप अभी और किसी को ऐड करना है क्या इसमें? ठीक है मैम, फिर आप कर दीजिए दीप्ति मैम, ओशन थर्मल। राइट, हाँ, तो ओशन थर्मल एनर्जी. So National Institute of Ocean Technology, NIOT, this is an autonomous institute under Ministry of Earth Sciences. So this institute is establishing India's first ocean thermal energy conversion plant, that is OTEC plant. So इसका capacity होगा 65 kilowatt and this is being set up in Kavarati, Lakshadweep, and ये indigenous technology है. And OTEC will power low temperature thermal desalination based desalination plant. So basically इसमें क्या है, OTEC के साथ साथ आएगा desalination plant. OTEC for conversion of thermal energy into power, एंड उसी के साथ साथ ये बाई प्रोडक्ट डिसैलिनेशन है, ठीक है। तो OTEC प्लांट विल पावर द LTTD desalination plant for conversion of sea water into potable water, right? Potable is drinking water नहीं है, usable water है. Definitely sea water you cannot make it drinking, but it is usable. फिर plant will power the 1 lakh liter per day low temperature thermal desalination plant, which converts sea water into potable water. Earlier in 1980, India has planned to set up an OTEC plant, लेकिन in Tamil Nadu coast ये abandon हो गया है. And now about OTEC. OTEC is process for producing energy by harnessing temperature differences. So basically ocean में we know that surface water और deep water में temperature difference होगा. So इसी temperature को use करके they are trying to produce energy out of it. So basically there are other kinds of energy you can take from ocean water. One is tidal energy, फिर wave energy. तो ये है टेम्परेचर डिफरेंस यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं OTEC में. देन दिस कैन बी डन इन ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर सरफेस वाटर heated by sun's energy can be much warmer than the deep water. This temperature difference can be used to produce electricity and to desalinate ocean water. तो ये temperature difference at least 20 degrees Celsius होना चाहिए to run the turbine. And एक बार ये diagram देख लेते हैं how this works. ठीक है. So there is warm surface water. तो warm surface water जाएगा evaporator में, जहाँ पे water is converted into vapor. Vapor is then moved to the turbine generator. So यहाँ पे मतलब I hope everybody knows how a steam turbine works. So ये evaporate होके ये steam जाएगा turbine के अंदर, and from this electricity is produced, and again from turbine the same steam or water vapor is brought back to condenser, and यहाँ पे जो cold water है, deep sea cold water है, इसको condenser में ले जाके in the condenser this water vapor due to the deep sea cold water gets condensed, and that you can draw fresh water from the condenser. तो fresh water यहाँ से, like we said, ये by product है ये fresh water. एक तरफ electricity produce हो रही है and दूसरी तरफ fresh water. Guys, anybody has any doubt regarding this?
एक तो मैम वो पोर्टेबल वाटर जो होता है वो एक्चुअली ड्रिंकिंग वाटर ही होता है, ओके, राइट बिकॉज राइट, ठीक है। हाँ मतलब इस प्रोजेक्ट का आइडिया ये है क्योंकि देखो आइलैंड जो है हमारे अंडमान और निकोबार वो मेनलैंड इंडिया से बहुत दूर है, ठीक है। तो उनके पास फ्रेश वाटर का उतना सप्लाई नहीं है जितना कि उन्हें चाहिए। अब हम्म, अब नहीं है सप्लाई तो हम कैसे लेके आए, या तो हम उन्हें टैंकर के थ्रू भिजवाएं, शिप्स के थ्रू, तो वो चीज हम्म, लॉन्ग टर्म में फिजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग वहीं पे एक डीसैलिनेशन प्लांट बनवा रहे हैं जिसके थ्रू जो समुद्र का पानी है उसी को हम पीने लायक बना रहे हैं, इसीलिए वो पोर्टेबल वाटर का शब्द इस्तेमाल किया गया है। और उस को प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अब हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी लार्ज स्केल पे, तो अब ओशन हम्म, थर्मल एनर्जी से ही हम लोग वो एनर्जी लेके आएंगे और उस एनर्जी को लगा देंगे इन डीसैलिनेशन प्लांट, जिससे पोर्टेबल पानी भी मिल जाएगा। यानी एक ही तीर से दो शिकार वाला जो एग्जाम्पल है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है इससे, और इस साथ ही साथ आपको पोर्टेबल वाटर भी मिल जाएगा यूजिंग अ डीसैलिनेशन प्लांट। तो ये आइडिया है इसमें। कंटिन्यू। राइट, गॉट इट। सो या दिस इज द वर्किंग ऑफ ओटीईसी। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ ओटीईसी। तो एक है क्लोज्ड साइकिल मेथड एंड दूसरा है ओपन साइकिल मेथड। ठीक है, सो ये क्लोज साइकिल में एक वर्किंग फ्लूइड रहेगा दैट इज अमोनिया। सो ये इसी डायग्राम में लाइक एवरीथिंग इज द सेम, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्टीम जा रही है इवेपोरेटर में। बट इन क्लोज साइकिल एक वर्किंग फ्लूइड रहेगा अमोनिया। अमोनिया विल बी पंप्ड इनटू द हीट एक्सचेंजर। ये इवेपोरेटर के जगह एक हीट एक्सचेंजर होगा। So ammonia goes into that heat exchanger, and this ammonia, this working fluid, will be heated by the uh, warm surface water. ठीक है, warm surface water. So यहाँ पे जो steam run हो रही है इसी डायग्राम में steam की जगह ammonia run होगा in this closed cycle method. I hope I'm clear here. Anybody has any doubts here, or anybody can explain it better? Can do it. तो अमोनिया इसमें स्पेसिफिकली क्यों इस्तेमाल करें, पहले तो ये सवाल उठता है। तो अमोनिया जो है वो एक लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, ठीक है। जैसे आपने कई बार एसीटोन देखा होगा, एसीटोन अपने हाथ में लेते हो, जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसको अपने हाथ में लोगे एकदम से उड़ जाएगा। तो उड़ क्यों जा रहा है, क्योंकि उसका लो बॉइलिंग पॉइंट है। वो वैसे तो लिक्विड फॉर्म में रहता है लेकिन आपके हाथ की हीट को एब्जॉर्ब करके दैट डिसअपेयर्स, ठीक है, क्योंकि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी लो है। सिमिलरली अमोनिया जो है वो नॉर्मली हमें लिक्विड फॉर्म में दिखता है, लेकिन हल्की सी हीट अप्लाई करने पे दिस वुड बिकम वेपर, ठीक है। तो आइडियली ये जो सिस्टम है ये अमोनिया से ही वर्क करना चाहिए, या अमोनिया जैसा कोई भी लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है। अब मैम ने बोला कि यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। तो सरफेस, जैसा कि आप जानते हो, सरफेस के ऊपर डायरेक्टली ओशन सरफेस पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, तो ऊपर का पार्ट तो गर्म रहता है, लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत भी एनवायरनमेंट पड़ा है तो 200 मीटर के नीचे, अगर आप ओशन में 200 मीटर से नीचे चले जाते हो तो यू एंटर इनटू अ जोन कॉल एफोटिक जोन। एफोटिक जोन मतलब वहां पे सनलाइट ही नहीं पहुंचती। अब जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती तो वहां पे हीट भी नहीं होगी, इसलिए टेम्परेचर कम होगा। सो एक आपके पास सरफेस पे वाटर है जिसका शायद टेम्परेचर हो सकता है 26, 27, 28 डिग्री सेल्सियस हो, वहीं आप हो सकता है 200 मीटर जाओ तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 1-2 डिग्री सेल्सियस का मिल जाए। सो यू कैन हार्नेस दिस टेम्परेचर डिफरेंस टू बेसिकली मूव दिस लिक्विड। अब क्या करोगे आप, अमोनिया को पहले सरफेस वाटर के ऊपर लेके आओगे, ठीक है। उस सरफेस वाटर के कांटेक्ट में जैसे आएगा अमोनिया तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो वेपर बन के उसे हम स्टीम टरबाइन से रन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये स्टीम टरबाइन के अंदर जाएगा और स्टीम टरबाइन को घुमाएगा, ठीक है। अब स्टीम टरबाइन घूम गया, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब जनरेटर से ये वापस कंडेंसर में आएगा, ठीक है। कंडेंसर से हम इसे डीप ओशन वाटर में ले जाएंगे, ठीक है। वहां जाके ये अमोनिया ठंडा हो जाएगा। यानी आप अब समझ सकते हो एक परपेचुअली एक अमोनिया के क्वांटिटी को आप हमेशा यूज कर सकते हो। यानी मैं 1 किलो अमोनिया लेके आया, लेट्स से, मतलब एक हाइपोथेटिकल नंबर है, 1 किलो अमोनिया लेके आया और इससे ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली रन हो सकती है, ठीक है। मेरे को बार बार उसमें नया अमोनिया डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले मैंने जो सरफेस वाटर है उससे अमोनिया को गर्म किया और फिर जो डीप वाटर है उससे अमोनिया को ठंडा किया,
ठीक है, बीच में ऐसा समझ लो कि एक मोटर और लगा रखी है मैंने अलग से। ये मोटर को मैं लेट्स से सोलर पंप से चला देता हूँ, ठीक है, सोलर पैनल से चला देता हूँ, और ये मोटर जो है ये अमोनिया को ऊपर नीचे घुमा रही है। ठीक है, तो ये अमोनिया ऊपर नीचे घूम रहा है और उसके बाद ये टरबाइन रन कर रहा है, और टरबाइन के थ्रू हम लोग फिर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितना शायद सोलर पैनल ना प्रोड्यूस कर पाए। सो ये आइडिया है बेसिकली इसके पीछे। सो इतना था मैम, कंटिन्यू। सर जैसे कार्नोट इंजन काम करता है। हाँ, कार्नोट इंजन, राइट। Right. So that is closed cycle method जिसमें steam की जगह ammonia is circulating, and then comes open cycle method. Open cycle method is what we have seen in this diagram, जहाँ पे warm surface water is pressurized in a vacuum chamber and converted to steam to run the turbine, and the steam is then again condensed using cold ocean water from lower depths. फिर इंडियाज पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या है इसका 180,000 megawatts is the potential, subject to suitable technological evolution. So basically this is not an established technology, it is still in progress. India is geographically well placed for development of OTEC facilities, obviously tropical hai, then generates a constant clean source of energy, electricity, एक clean source है ये, unlike intermittent electricity from renewable sources like wind and solar. फिर potential to generate potable water, hydrogen and ammonia. So, and then cold and nutrient rich water from OTEC process can benefit commercial products such as air conditioning, aquaculture, seawater, cooled greenhouses, enabled food production. So cold and nutrient rich water will benefit these commercial products. फिर आएगा challenges. So challenges क्या है? High upfront capital cost है. It requires significant maintenance costs of pumping and piping infrastructure. So economical only at very large scales. फिर R&D, less R&D. Like I said, it is not an established technology. Are currently at pre-R&D or demonstration stages or the initial stages of the commercialization. फिर environmental concerns क्या है? Impact on marine organisms, discharge of due to discharge of cooler, denser, and nutrient-rich water from OTEC facilities, right? And entanglement in cables, entrapment, noise generation, release of biocides, used for water treatment. So water treatment के लिए जो biocides use करते हैं, that gets released into water, or other potential pollutants. And another problem is increased biofouling. So what is biofouling? Unwanted accumulation of algae, microorganisms, plants. So like कभी कभी हम movies में देखते हैं sunken ships पे microorganisms which grow. So that is biofouling. ठीक है? So that is unwanted accumulation of algae or microorganisms. So way forward क्या है? Accelerate financial and policy support for the deployment of OTEC, invest in R&D and promote international collaborations. फिर develop more demonstration projects for OTEC to carefully at feasible sites to carefully assess environmental impacts. So that's it. Anything else? ये हमने पहले ही डिस्कस किया है इस डायग्राम में जो है. अदर फॉर्म्स क्या है? वेव एनर्जी, current energy and tidal energy. Okay. Anything else? Somebody wants to add something? ठीक है, आई थिंक काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया आपने। और तो आज का तो टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, सो दैट वुड बी इट फॉर द डे। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या?